स्वागत है आप सभी का भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी के एक और वीडियो लेक्चर में। और ये वीडियो लेक्चर इस सीरीज का 6th लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास। देखिए, जब एग्जामिनेशन अथॉरिटी को एक टफ क्वेश्चन पेपर बनाना होता है तो वे ऐसे टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछते हैं जो कि मोस्ट इग्नोर्ड रहा हो, और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। रूरल डेवलपमेंट के बारे में सबको पता होता है, पर बात जब आंसर राइटिंग की आती है तब आपको शब्दों का अभाव महसूस होने लगता है। स्टूडेंट जल्दी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते शायद, इसलिए ऐसा होता होगा। इसलिए आप लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और अभी तक मेरी जितनी एडिटिंग स्किल डेवलप हुई है मैं उतने विजुअल्स ऐड कर रहा हूँ, आगे और सीखता जाऊंगा, ऐड ऑन करता जाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत महान दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर के एक कोट से होती है। Only the tiller of soil live by the right. The rest form their train and eat only the bread of dependence. यानी कि मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। अब ये कोट कितनी रिलेवेंट है आपको इसका अंदाजा चैप्टर के खत्म होने तक हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि पॉवर्टी हमारे देश की कितनी बड़ी समस्या है और हमारे देश के ज्यादातर गरीब रूरल एरिया में निवास करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं हो पाती। भारत के गांवों का महत्व बताते हुए महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत की वास्तविक प्रगति शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं बल्कि गांवों के विकास से होगी, तब जाकर के राष्ट्र का विकास होगा। उनके ये विचार आज भी रिलेवेंट हैं क्योंकि हमारे आसपास के शहर इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि के प्रयोग से कंटिन्यूअस डेवलप कर रहे हैं, मगर आज भी भारत की जनसंख्या का 2/3 भाग एग्रीकल्चर से अपनी लाइवलीहुड यानी कि आजीविका प्राप्त कर रहा है और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, जिससे देश की 1/4 जनता निर्धनता में जीवन यापन करने के लिए बाध्य है। अब चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका कृषि पर आधारित है तो ऐसे में रूरल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट क्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं। रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो बेसिकली रूरल इकोनॉमी के उन कंपोनेंट के विकास पर फोकस करता है जो रूरल इकोनॉमी ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में पिछड़ गई हैं। ऐसे समझिए कि एक गांव अगर अपने जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करने लगे यानी आत्मनिर्भर हो जाए, हालांकि 100% तो संभव नहीं है पर मैक्सिमम तो किया जा सकता है। और अगर भारत के हर एक गांव की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाए तो एट लास्ट भारत की अर्थव्यवस्था का विकास अपने आप हो जाएगा। रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जिनमें ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदलना शामिल है और ऐसा लिटरेसी रेट को बढ़ाकर, स्पेशली फीमेल लिटरेसी रेट को बढ़ाकर, नॉलेज और स्किल अपग्रेडेशन करके, हेल्थ और सैनिटेशन को अच्छा करके किया जा सकता है। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, विलेज में प्रोडक्शन के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करके भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रोड, क्रेडिट अवेलेबल कराना मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर, एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज पर ध्यान देकर भी किया जा सकता है। एक्सटेंशन सर्विसेज जो किसानों को मोबाइल पे मैसेज भेजे जाते हैं मौसम की जानकारी से संबंधित या फिर कौन सी फसल कब बोने हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज के मैसेज उन तक पहुंचते हैं उन्हें हम एक्सटेंशन सर्विसेज में काउंट करते हैं। इसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आदि कंपोनेंट्स पर काम करके रूरल सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को भी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देकर रूरल इकोनॉमी को डेवलप करते हुए रूरल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा गाँव में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऐसे लोगों को नॉन फॉर्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, अच्छी एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके या फिर प्रायोरिटी देकर रूरल डेवलपमेंट को किया जा सकता है। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, बट एग्रीकल्चर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इवन 1991 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद भी 2012 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट 3% ही रही। इकोनॉमिस्ट इसका मुख्य कारण 1991 के बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आई कमी को मानते हैं। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कोई अल्टरनेट रोजगार का साधन नहीं होना आदि को रूरल डेवलपमेंट में बाधा माना गया है। यह किसानों की दुर्दशा का भी एक बड़ा कारण है, जैसे कि आप अक्सर न्यूज में फार्मर सुसाइड से रिलेटेड न्यूज सुनते ही होंगे। 12th 5-year प्लान 2007 से 12 तक एग्रीकल्चर आउटपुट 3.2% तक बढ़ा है,
पर फिर भी रूरल इंडिया के कई एस्पेक्ट्स जैसे कि क्रेडिट अवेलेबल कराना, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन सब को ध्यान में रखकर एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं ताकि हम रूरल डेवलपमेंट की जो वास्तविक स्थिति है उसको समझने में सफल हो सकें। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साख यानी कि क्रेडिट की। चूंकि रूरल इकोनॉमी की डेवलपमेंट डिपेंड करती है एग्रीकल्चर की ग्रोथ पर और कुछ हद तक नॉन फार्म एक्टिविटी पर, ठीक उसी तरीके से फॉर्म और नॉन फॉर्म एक्टिविटी की ग्रोथ डिपेंड करती है कैपिटल इन्फ्यूजन पर। खेती में बीज बोने से फसल पकने तक काफी लंबा समय लगता है। अब इस दौरान बीजों, खादों और औजारों आदि पर होने वाले खर्चों के लिए और कुछ फैमिली एक्सपेंसेस जैसे कि शादी ब्याह, फैमिली में किसी की डेथ, पूजा पाठ के खर्चों के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता हो जाती है। पर आपको तो पता है भारत के सेठ महाजनों ने इंडिपेंडेंस के समय किसानों और लैंडलेस लेबरर को हाई इंटरेस्ट रेट पर कर्ज देकर के एक डेट ट्रैप तैयार कर रखा था। इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए 1969 में इंडिया ने सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच को अपनाया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक क्रेडिट अवेलेबल कराया जा सके। फिर 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की स्थापना की गई, जो कि एक एपेक्स बॉडी है जो रूरल एरिया में जो भी फाइनेंसिंग का सिस्टम है उसके कोऑर्डिनेशन का काम करती है। नाबार्ड फार्मर्स को डायरेक्टली क्रेडिट अवेलेबल नहीं कराती है बल्कि माइक्रो क्रेडिट एजेंसी के द्वारा इनडायरेक्टली क्रेडिट देती है। 1963 के ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भी रूरल एरिया में क्रेडिट सिस्टम को प्रोडक्शन ओरिएंटेड बनाकर लेंडिंग को और डाइवर्सिफाई करने में मदद की। आज जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर रूरल बैंकिंग का है वहां मल्टी एजेंसी अप्रोच देखने को मिलता है। कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो कम ब्याज दरों पर लोन अवेलेबल कराते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि एसएचजी ने रूरल क्रेडिट सिस्टम के जो फॉर्मल बैंकिंग और इनफॉर्मल लेंडिंग सिस्टम का गैप है उसको भरने का काम किया है। आगे मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को एसएचजी कह के बोलूंगा, आप समझिएगा उसे। एसएचजी में 15 से 20 ग्रामीण महिलाएं एक ग्रुप बना लेती हैं और बैंक उन्हें एक एंटिटी मान करके स्मॉल इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन अवेलेबल करा देगा और बाद में प्रॉफिट इक्वली शेयर कर लिया जाएगा। आपने सुना होगा एकता में शक्ति, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस है यह सिस्टम और ग्रामीण महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह है। सभी एक स्मॉल सेविंग अमाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, एसएचजी को रजिस्टर कराते हैं, जैसा आपने कमेटी डालने की व्यवस्था के बारे में सुना होगा। 2020 तक भारत में लगभग 6 मिलियन एसएचजी काम कर रहे थे। इसे कम्युनिटी प्रोग्राम भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पॉवर्टी को टारगेट करने के लिए वुमेन ओरिएंटेड एक कम्युनिटी प्रोग्राम भारतीय राज्य केरल में कुटुंबश्री के नाम से शुरू किया गया, जिसने 1995 में एक क्रेडिट सोसाइटी शुरू की ताकि गरीब महिलाएं अपनी स्मॉल सेविंग बचत बैंक में रख सकें। इस क्रेडिट सोसाइटी ने स्मॉल सेविंग की मदद से 1 करोड़ रुपए की सेविंग कर ली और एशिया में लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक बना इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेविंग मोबिलाइज्ड। एसएचजी को माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के रूप में समझा जाता है। लगभग 7 करोड़ महिलाएं सदस्य हैं जिससे इनके एम्पावरमेंट में भी मदद मिलती है। हालांकि रूरल बैंकिंग की एक समस्या रहती है कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति इसका उपयोग कंजम्पशन पर्पज के लिए कर रहा है या फिर प्रोडक्टिव पर्पज के लिए। अगर कंजम्पशन पर्पज पर खर्च होता है जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर या कार, ऐसी कुछ चीजें खरीद लें, ऐसी चीजों से आउटपुट नहीं मिलती। और अगर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लोन का उपयोग होता है तो इससे आउटपुट बढ़ता है और लोन चुकाने में भी आसानी होती है। आइए अब रूरल बैंकिंग का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। बैंकिंग सिस्टम के एक्सपेंशन से फॉर्म और नॉन फॉर्म आउटपुट में सुधार देखने को मिला है। लोगों की इनकम भी बढ़ी है और रोजगार भी मिला है, स्पेशली ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, क्योंकि किसानों को कई प्रकार के लोन क्रेडिट अवेलेबल हैं जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जरूरी था। अब हिमायन देखने को नहीं मिलते क्योंकि फूड सफिशिएंसी होने से बफर स्टॉक मेंटेन कर लिया जाता है जिससे फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है। 2013 में कानून भी बना है। खैर ये तो हुई अच्छी बात, पर रूरल बैंकिंग सिस्टम में सब कुछ अच्छा नहीं है। अगर कमर्शियल बैंक को छोड़ दें तो दूसरे जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हैं वो डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करने का कल्चर डेवलप नहीं कर पाए हैं। याद करिए, बैंक का अपना पैसा नहीं होता, डिपॉजिटर्स के पैसे को लोन के रूप में दे करके जो इंटरेस्ट कमाते हैं वही उनकी भी इनकम होती है और वो आगे इंटरेस्ट भी अपने डिपॉजिटर्स को देते हैं। ऐसे में जो सही व्यक्ति होता है, जरूरतमंद व्यक्ति होता है, उसको लोन देना और एक इफेक्टिव लोन रिकवरी सिस्टम होना जरूरी है, नहीं तो बैंक खुद ही डूब जाएगा। एग्रीकल्चर लोन की रिकवरी न हो पाना एक बड़ी समस्या है। कुछ किसान तो जानबूझ करके लोन नहीं चुकाते क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव के समय फॉर्म लोन वेविंग के लड्डू का इंतजार रहता है।
खैर ये एक संभावित कारण हो सकता है, मैं ऐसा दावा नहीं करता कि ये सभी ऐसा करते हैं, पर कुछ केसेस ऐसे हैं जहां की विलफुली डिफॉल्ट किया जाता है। रूरल बैंकिंग सेक्टर में सुधार के रूप में एक सुझाव ये है कि बैंक्स को अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए, जो सिर्फ एक लेंडर के रूप में है। केवल बैंक को अपने बरोवर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए और उन्हें सुझाव देना चाहिए कि वे लोन के रूप में या उनके खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज कैसे कर सकते हैं। निसंदेह यह एक अच्छा सुझाव है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ कृषि ज़्यादा अनुपात में नहीं होती, फिर भी आपको एग्री प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। इसके पीछे काम करती है एग्रीकल्चर मार्केट। एक सिस्टम बना हुआ है जो फार्म टू प्लेट के आइडिया पर काम करता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्वमेंट है एग्री प्रोडक्ट्स के स्टोरेज का, कलेक्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का, फूड प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग का, ग्रेडिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन आदि, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। आजादी के पहले जो व्यापारी एग्री प्रोडक्ट्स को खरीदते थे वे फॉल्टी वेइंग करते थे और अकाउंट में मैनिपुलेशन करते थे, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का सही दाम नहीं मिल पाता था। उनके पास स्टोरेज की या फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं थी कि वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स के अच्छे दाम मिलने तक का इंतजार कर सकें। ऐसे में कम दाम में प्रोडक्ट को बेचना मजबूरी हो जाती थी। ऐसे में किसानों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, जिसे रोकने के लिए गवर्नमेंट को एग्री मार्केट में इंटरफेयर करना पड़ा। ये न्यूज़ देखिए, अप्रैल 2022 की है। तमिलनाडु में किसानों ने सड़कों पर फेंक दिया टमाटर, क्योंकि मार्केट में 2 रुपए पर केजी तक प्राइस ड्रॉप हो गया था। ऐसे में ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी जेब से ज़्यादा था किसानों के। अगर प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटी होती या फिर फूड प्रोसेसिंग की तो टमाटर से सॉस या केचप बनाकर के स्टोर करा जा सकता था और बाद में उसे बेचा जा सकता था। लगभग 10% से ज़्यादा की फसल का नुकसान स्टोरेज फैसिलिटी के अभाव में हो जाता है। चलिए 4 ऐसे मेजर्स के बारे में जानते हैं जिन्हें अपनाकर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधार लाया जा सकता है। पहला कदम एक व्यवस्थित और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन डेवलप करने के लिए मार्केट के रेगुलेशन का होना चाहिए। इससे फार्मर और कंज्यूमर दोनों को फायदा होगा। रूरल मार्केट के फुल पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेटेड पीरियोडिक मार्केट लगानी चाहिए, जैसे शनि बाजार, शुक्र बाजार, हटिया जैसे कुछ उस तरीके की मार्केट। दूसरा कदम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, रेलवे, वेयरहाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज या फिर कोई प्रोसेसिंग यूनिट, इन सब के डेवलपमेंट पर होना चाहिए। वर्तमान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अनुरूप नहीं है, जिससे इनके सुधार की मांग बढ़ती जा रही है। तीसरे सुधारवादी कदम के रूप में किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त होना चाहिए। इसलिए फेयर प्राइस कोऑपरेटिव मार्केटिंग के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे MS स्वामीनाथन कमीशन ने सुझाव दिया था कि किसानों को एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलना चाहिए। ऐसे में सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोऑपरेटिव के माध्यम से एग्री प्रोडक्ट्स खरीदे। कहने का मतलब यह है कि 100 रुपए की लागत लगे अगर किसान की, तो उसे कम से कम 150 रुपए मिलने चाहिए। ये अलग बात है कि सरकार किसानों की इनकम को दोगुना करने के दावे कर रही है। फार्म एक्ट भी लाया गया, जिसे किसानों के दबाव में सरकार ने वापस ले लिया। अब क्यों ले लिया, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, हमें आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को समझ लीजिए। गवर्नमेंट किसानों के फसल बोने से पहले ही कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत 1965 से कार्यरत है, ये रिकमेंडेशन पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर MSP डिक्लेयर करती है। ऐसे में मान लीजिए, उदाहरण कोई एग्री प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे तूर या अरहर की दाल को ही ले लेते हैं। महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा जब प्रोडक्शन किया गया तो तूर की दाल की कीमत घट गई। याद करिए डिमांड सप्लाई वाला सिस्टम। अब ऐसे में मार्केट में अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी, किसानों को नुकसान होगा। बट अगर गवर्नमेंट ने MSP डिक्लेयर कर रखी है पहले से, तो सरकार किसानों की फसल को उसी दाम पर खरीदेगी, जो कि उस टाइम के मार्केट रेट से ज़्यादा ही होगा। इस तरीके से सरकार किसानों को डिस्ट्रेस में आने से बचा सकती है। हालांकि MSP की भी अपनी लिमिटेशंस है और क्रिटिसिज्म है। जैसे गवर्नमेंट MSP को केवल 23 क्रॉप्स कमोडिटीज पर जारी करती है, जिसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। ऐसे में बाकी फसलों का क्या? और फिर MSP जारी तो 23 क्रॉप्स के लिए होती है, पर सरकार सभी की खरीदी नहीं करती है। ऐसे में किसानों को ओपन मार्केट रेट में फसल बेचने को मजबूर होना पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपने सुना ही होगा, गुजरात के मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल वगैरह के बारे में। एकता में शक्ति वाली बात। यहाँ भी ग्रामीण अपने प्रोडक्ट्स को मिलकर इकट्ठा करते हैं और एक कलेक्टिव बार्गेनिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। अमूल आज के डेट में इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक ब्रांड के रूप में स्टेब्लिश है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मंथन नाम की एक ये मूवी है, आप देख लें इसे, आप ज़्यादा समझ पाएंगे और थोड़ा रियलाइजेशन भी अच्छा होगा। मूवी देखने में बुराई नहीं है, मूवी बस ऐसी देखा करो कि 2 घंटे के बाद ऐसा ना लगे कि कुछ नया जानने या सीखने को नहीं मिला।
हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे कि सभी किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ नहीं पाना, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनसे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अच्छा न हो पाना आदि। चौथा और आखिरी सुधार है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट पर कार्य करना, जैसे किसानों को एमएसपी का एश्योरेंस देना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बफर स्टॉक अच्छे से मेंटेन करना, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी आदि का डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना आदि। इन तरीकों को अपनाकर किसानों को उनके प्रोडक्ट का सही दाम मिले, साथ ही गरीबों को सब्सिडाइज्ड रेट पर वस्तुएं प्राप्त हों, दोनों को ही सुनिश्चित किया जा सकता है। गवर्नमेंट के इतने इंटरवेंशन के बाद भी एग्री मार्केट पर प्राइवेट ट्रेडर्स जैसे कि मनी लेंडर, रूरल एरिया के कुछ पॉलिटिकल एलीट, छोट भैया नेताजी कह सकते हैं, बड़े व्यापारी और किसानों ने जो कंट्रोल बनाए रखा है। ऐसे में ज़रूरत है गवर्नमेंट के और अधिक इंटरवेंशन की, ताकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोका जा सके। कुछ विद्वानों का तो मानना है कि एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करना चाहिए, जिससे किसानों को ज़्यादा इनकम होगी। वहीं कुछ का मानना है कि गवर्नमेंट के अधिक इंटरवेंशन से एग्रीकल्चर मार्केट में रेस्ट्रिक्शन और बढ़ेगा। खैर, ये तो अलग बात है कि आप अपने आसपास की मंडियों में जाकर जायजा लीजिए, देखिए मंडी के व्यापारी कभी कभी एक कार्टेल बना लेते हैं और एक कम दाम तय कर देते हैं और किसान मजबूर होकर के कम दाम पर अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। इनमें सुधार करना बिल्कुल जरूरी है। ऐसे में किसान भी एक अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल के बारे में सोचने लगते हैं। क्या हो अगर जो मध्यस्थ है, दलाल है, ब्रोकर है, बीच से उसको हटा दिया जाए। अगर सीधे किसान कंज्यूमर को अपना उत्पाद बेचेगा तो किसान और कंज्यूमर दोनों को फायदा होगा। इस विचार के साथ कुछ मंडियां भारत के कई हिस्सों में काम कर रही हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में अपनी मंडी के नाम से, पुणे की हाट प्रसार मंडी, फल और सब्जियों की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रायथू मंडी, रायथू का मतलब किसान होता है, यानी मतलब किसान मंडी आप समझ लीजिए, तमिलनाडु की उझावर मंडी, ये सब काम कर रही हैं। इसके अलावा कई मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आगे आ रही हैं। आपने लेज चिप्स तो जरूर खाए होंगे या फिर देखा होगा। पेप्सिको जो एक यूएसए की कंपनी है, उसकी सब्सिडियरी कंपनी फ्रीटो और लेज जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्ड चिप्स बनाती हैं, उनको ज़रूरत होती है पोटैटो, आलू की, और ऐसे में ये कंपनी सीधे किसानों से कांटेक्ट करती हैं और आलू की फसल लगाने से पहले ही दाम तय कर लेती हैं और उसके अलावा बीज और कुछ अदर इनपुट्स उनको किसानों को भी देती हैं और बाद में जो फसल उगती है उसे उसी तय कीमत पर वो खरीद लेती हैं। अब भले मार्केट में कम कीमत हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये एंगल भी होता है कि अगर मार्केट में ज़्यादा कीमत हो तो किसानों को तय कीमत ही मिल पाएगी, बट ओवरऑल कहें तो किसान का जो रिस्क होता है फसल बोने के बाद उत्पाद की कीमत मिलने का, वो खत्म हो जाता है। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रॉपर रेगुलेशन की ज़रूरत है। जैसे कोई डिस्प्यूट आ गया तो कैसे, कहाँ, किस तरीके से उसको सेटल किया जाएगा, इन सब के बारे में एक प्रॉपर रेगुलेशन मैकेनिज्म की ज़रूरत है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में एक तो क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है समय और स्थान के हिसाब से कौन सी फसल उगानी है, किसी फिक्स्ड एरिया में फसलों को किस तरीके से अरेंज करना है और उसका सीक्वेंस कैसे मेंटेन करना है, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। भारत में एक पॉपुलर पैटर्न है खरीफ के सीजन में धान लगाना, फिर रबी के सीजन में गेहूं या जौ और फिर जायद के सीजन में सब्जियां, वाटरमेलन, कुकुम्बर ईटीसी को उगाने का। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे धान के बाद अगर अरहर या कोई भी दलहनी फसलें लगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी नाइट्रोजन है, बट पौधे उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। खैर, इतना जान लो कि ऐसा करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बाकी जब साइंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है डाइवर्सिफिकेशन लाने का, उसमें एग्रीकल्चर में जो वर्कफोर्स है उसे अलाइड एक्टिविटीज जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, फिशरीज या फिर किसी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए। एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है और अगर डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है तो किसानों की लाइवलीहुड, आजीविका पर संकट कम किया जा सकता है और ये सस्टेनेबल भी होगी, मतलब भविष्य में आगे भी बनी रहेगी, खत्म नहीं होगी। भारत में एग्रीकल्चर अभी भी मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए खरीफ की फसल से जुड़ा एग्रीकल्चर बिजनेस ज़्यादा है और रबी की फसल में जहां इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है वहां एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं होता। ऐसे में डाइवर्सिफाइड रूरल इकोनॉमी एक बेहतर विकल्प है। तो फोकस होना चाहिए कि अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या कोई भी अल्टरनेटिव जो लाइवलीहुड दे। एग्रीकल्चर पहले से ही प्रचंड बेरोजगारी के कारण ओवरलोडेड कंडीशन में है। जरूरत है इस एक्स्ट्रा लेबर को नॉन फार्म सेक्टर में ट्रांसफर करने की।
कई ऐसे डायनेमिक नॉन फॉर्म सेक्टर हैं जिसमें एक हेल्दी ग्रोथ अचीव किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ डायनेमिक सब सेक्टर हैं एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, टूरिज्म आदि। इनके अलावा कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल तो है बट इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ अदर सपोर्ट ना मिल पाने से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे पॉटरी है, क्राफ्टिंग है, हैंडलूम है आदि। ज़्यादातर महिलाएं एग्रीकल्चर से रोजगार प्राप्त करती हैं और पुरुष नॉन फॉर्म सेक्टर में। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन सेलिब्रेट किया जाता है। एक्स्ट्रा जानकारी है, याद रख लो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। तमिलनाडु में महिलाओं को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फैमिली इनकम बढ़ाने के लिए न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक की ट्रेनिंग देने के लिए प्रोजेक्ट तनवा चलाया गया। थिरुचिरापल्ली में एंथोनी अम्मल के द्वारा चलाए जा रहे ट्रेंड वुमेन ग्रुप वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर और सेल करके इनकम जनरेट कर रहा है। इसके अलावा माइक्रो क्रेडिट की हेल्प से कई महिलाएं अपनी और अन्य महिलाओं की बचत में इजाफा कर रही हैं और इस बचत से स्मॉल स्केल हाउस होल्ड एक्टिविटी जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन, साबुन बनाना, गुड़िया बनाना आदि को बढ़ावा मिल रहा है। भारत में पशुपालन बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। फार्मर कम्युनिटी मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग को अपनाती है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख आदि ज़्यादा प्रचलित प्रजातियां हैं। ऐसा करने से इनकम भी बढ़ती है और स्टेबिलिटी भी आती है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और फैमिली के लिए न्यूट्रिशन भी मिलता है, वो भी फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी को बाधा पहुंचाए बिना। जैसे गेहूं की थ्रेसिंग के बाद जो रेजिड्यू भूसा बचता है उसे गाय भैंस कंज्यूम कर लेते हैं और किसान को दूध घी मिल जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा इनपुट के। लाइव स्टॉक सेक्टर अकेले 7 करोड़ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर और वुमेन्स को रोजगार दे रहा है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा जारी की गई 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस की जो डाटा है वो स्क्रीन पर दिखाया गया है। आप इसे पॉज करके एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। ग्रीन कलर में 2019 का डाटा है, येलो में 2012 का। टोटल 535.78 मिलियन लाइव स्टॉक हैं इंडिया में। डेयरी सेक्टर में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है, जिसका मुख्य कारण ऑपरेशन फ्लड को माना जाता है, जिसे 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मार्गदर्शन में गुजरात, एमपी, राजस्थान में शुरू किया गया था। वही अमूल वाली स्टोरी है। इनके सम्मान में 26 नवंबर, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, इनका जन्मदिवस नेशनल मिल्क डे के रूप में भी मनाया जाता है। एक फैक्ट और जान लो, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा में सिचुएटेड है। फिशरीज सेक्टर की बात करें तो जैसे ये धरती हमारी माँ है, वैसे ही मत्स्य उत्पादन करने वालों के लिए कोई भी वाटर बॉडी उनकी माँ के समान है, जैसे रिवर, सीज, ओशन, पॉन्ड्स, ईटीसी। और भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाना एक कॉमन बात है। भारत में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और बजटरी एलोकेशन को बढ़ा करके एक्वाकल्चर की नई टेक्नोलॉजी को बढ़ाने पर जोर दिया है। फिश प्रोडक्शन को मैरीन और इनलैंड में बांटा जाता है। मैरीन प्रोडक्शन का मतलब है समुद्र से पकड़ी जाने वाली मछलियां, और मैरीन प्रोडक्शन को छोड़ करके तालाबों, नदियों आदि से पकड़ी जाने वाली मछलियों को इनलैंड प्रोडक्शन के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। भारत में लगभग 64% फिश प्रोडक्शन इनलैंड वाटर बॉडी से होता है, बाकी का 36% मैरीन प्रोडक्शन है। यहाँ हम पिछड़ गए हैं, बट अब सुधार करने की आवश्यकता है। फिशरीज सेक्टर हमारे देश की जीडीपी में 0.8% का कंट्रीब्यूशन रखता है। वेस्ट बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि कुछ प्रमुख फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत में। फिश वर्कर फैमिलीज का बड़ा हिस्सा पॉवर्टी को फेस कर रहा है। इसके अलावा हाई रेट ऑफ लिटरेसी, लो पर कैपिटा इनकम, अंडर एम्प्लॉयमेंट आदि कई समस्याओं का भी सामना कर रहा है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन इसमें ना के बराबर है, बट 60% वुमेन वर्कफोर्स एक्सपोर्ट और 40% इंटरनल मार्केटिंग में कार्यरत हैं। जरूरत है मार्केटिंग के लिए वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की और क्रेडिट अवेलेबल कराने की। भारत में अलग अलग क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन देखने को मिलती है, जो डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए सुटेबल है। इनमें शामिल है फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप फूड और न्यूट्रिशन तो देती ही हैं, साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं। भारत में हॉर्टिकल्चर ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर का 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। भारत आम, केला, नारियल, काजू, मसालों आदि के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फल और सब्जियों के उत्पादन में तो विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, इसे गूगल करिए और कमेंट में लिखिए। देखते हैं कौन कोशिश कर रहा है जानने की। हॉर्टिकल्चर से फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन बदली है, लाइवलीहुड के नए सोर्स मिले हैं। फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर आदि में महिलाओं को भी रोजगार देना सुनिश्चित हुआ है।
इन टर्म्स ऑफ नंबर यानी कि संख्या बल के हिसाब से देखेंगे तो भारत में लाइव स्टॉक तो बहुत अच्छा है, बट प्रोडक्टिविटी के मामले में अदर कंट्रीज से हम बहुत पीछे हैं। अच्छे ब्रीड के पशुओं और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इसे अच्छा बनाया जा सकता है। न्यूजीलैंड का डेयरी सेक्टर काफ़ी इंप्रेसिव है और वो लगातार इंडियन मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने किसी न किसी तरीके से बैलेंस बना करके इंडिया के डेयरी सेक्टर को कॉम्पिटिट करने लायक बनाने पर जोर दिया है, पर ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत दिनों तक मार्केट को रेस्ट्रिक्ट भी नहीं किया जा सकता। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इनकरेज करना चाहिए ताकि वे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन पर ध्यान दें। फिशरीज सेक्टर में पहले की तुलना में सुधार तो है, पर फिशरीज से रिलेटेड पॉल्यूशन पर भी कंट्रोल करना होगा। फिशिंग कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम चलाना चाहिए। फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं जिनसे फूड इनसिक्योरिटी वाले एरियाज़ को समय रहते आइडेंटिफाई किया जा सके और काउंटर भी किया जा सके। इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से वेदर कंडीशन, कॉस्ट और सॉइल कंडीशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीधे फार्मर और रूरल एरिया में रहने वाले लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। इसी को एक्सटेंशन सर्विसेज भी कहते हैं। भारत सरकार ने रूरल विलेज को डेवलप करने के लिए एक स्कीम अक्टूबर 2014 में शुरू की, जिसका नाम सांसद आदर्श ग्राम योजना रखा गया। लोकसभा सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से और राज्यसभा सांसद जिस राज्य से इलेक्ट हुए हैं और मनोनीत सांसद पूरे भारत से एक गांव चुन सकते हैं। शर्त ये होगी कि उनका खुद का या फिर पति या पत्नी का गांव नहीं होना चाहिए। सांसद अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उन गांवों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन आदि को विकसित करने की कोशिश करेंगे और ग्रामीणों को भी विकास कार्यों में भाग लेने को प्रेरित करेंगे। फर्टिलाइजर के ओवरयूज और ह्यूमन फूड चेन में शामिल होने जैसी समस्या के कारण आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है। देखो, फर्टिलाइजर और मैन्योर में अंतर होता है। उर्वरक और खाद को अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं। मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट जिन पर ये वाला लोगो बना होता है वो ऑर्गेनिक होते हैं, यानी इनको उगाने में जैविक खाद का प्रयोग किया गया है, जैसे वर्मिंग कंपोस्ट, गोबर आदि का। इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक का यूज किया जाता है। अपने आसपास देखने पर तो लगता है हम चारों तरफ केमिकल से घिरे हुए हैं। जाने अनजाने हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं, जिनमें कुछ हानिकारक असाध्य रोगों को भी जन्म दे रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉपुलर हो रही है। अब इसके साथ ये समस्या है कि शुरुआत में इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती और अगर भारत डायरेक्टली स्विच कर जाता है तो ऐसे में फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। जैसे कि हाल ही में आपने हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में सुना होगा। वहाँ की सरकार ने यह गलती करी थी और इस क्राइसिस के कई कारणों में से एक कारण यह भी था। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट तो करना है, मगर फेज वाइज मैनर में, ताकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती रहे। वैसे भी भारत की जनसंख्या आप जानते ही हो। 1995 में किशन मेहता, जो प्रकृति नाम का एक एनजीओ चलाते हैं, इन्होंने सुझाव दिया कि कॉटन को केमिकल पेस्टिसाइड के बिना ऑर्गेनिक मेथड से उगाया जाना चाहिए। इस पर उस समय के नागपुर में सिचुएटेड सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कमेंट किया कि क्या आप सारे भारत को वस्त्र विहीन यानी कि नेकेड कर देना चाहते हैं? फिर भी इस समय 1200 हेक्टेयर भूमि पर ऑर्गेनिक कॉटन उगाया जा रहा है, वो भी ऑर्गेनिक फेडरेशन मार्केट के इंटरनेशनल फेडरेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, और जिसे जर्मनी से मान्यता प्राप्त संस्था एग्रीको ने टेस्ट भी किया और टेस्ट करने के बाद बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड के फाइबर के रूप में इसे रिकॉग्नाइज किया। किशन मेहता के अनुसार भारत में 78% ऐसे किसान हैं जिनकी लैंड होल्डिंग ऑन एन एवरेज 0.8 हेक्टेयर ही है। इनकी कंबाइंड लैंड इंडिया के एग्रीकल्चर लैंड का 20% है। और अगर लॉन्ग टर्म में मॉनेटरी बेनिफिट के साथ सॉइल कंजर्वेशन को ध्यान में रखना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना ही चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ग्रीन अल्टरनेटिव पेश करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आइए कुछ बेनिफिट्स को समराइज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हाइब्रिड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जैसे कॉस्टली इनपुट की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध इनपुट्स जैसे कि गोबर, एग्रीकल्चर वेस्ट आदि का प्रयोग करता है, जिससे लागत कम आती है और मुनाफा ज़्यादा होता है। वर्ल्ड मार्केट में डिमांड बढ़ने से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से इनकम एज अ फॉरेक्स रिजर्व क्रिएट होती है। कई रिसर्चेज ने यह प्रूव किया है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू केमिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट से ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेबर की इनपुट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, और भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में टॉक्सिक केमिकल कम होते हैं, इसलिए ये हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए भी सस्टेनेबल होती है। इन सब बेनिफिट्स के बारे में किसानों को अवेयर करने की आवश्यकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी और मार्केटिंग पर ध्यान देना अनिवार्य है
जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि शुरुआत में ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्टिविटी कम होती है, इसलिए छोटे और सीमांत किसान यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इसमें विशेष रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। चलिए, अब तक हमने इस चैप्टर में सब कुछ लगभग डिस्कस कर ही लिया है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए एक स्पेक्टेकुलर चेंज लाने की जरूरत है, मतलब बिल्कुल चमत्कारिक चेंज लाना है। ग्रामीण लोगों को प्रोडक्टिव कार्यों में लगाने और मोटिवेट करते रहना चाहिए। साथ ही प्रोडक्टिव सोर्स को डाइवर्सिफाई करने, जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, फ्रूट एंड वेजिटेबल को रूरल प्रोडक्शन में शामिल करना चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर इनपुट की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट गेन होगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास को और अच्छा बनाने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट, मार्केटिंग, फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चर पॉलिसीज आदि में इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही किसानों के साथ कंटिन्यूअस डायलॉग करते रहना होगा और जो भी पॉलिसीज या फिर प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिव्यू करते रहना होगा। अब हम इन्वायरमेंट और रूरल डेवलपमेंट को अलग अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। हमें इको फ्रेंडली टेक्निक्स का इन्वेंशन या फिर अल्टरनेट सोर्स से प्राप्त करना होगा, तब जाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट प्राप्त होगा। ग्रामीण लोगों को लोकल कंडीशन के हिसाब से अवेलेबल ऑप्शंस को चुनने की आज़ादी और साथ ही देश या विदेश में प्रयोग होने वाली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं को अडॉप्ट करने के लिए एक जो बिहेवियर ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो देनी चाहिए। रूरल डेवलपमेंट को इन तरीकों से स्पीड अप किया जा सकता है। तो ये हमने समझा कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है और किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट को लाया जा सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत में वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मन करे तो कमेंट भी कर दीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।